एम्पिरिकल फार्मूला जैसे पहले भी हमने बताया था कि जी ये सिंपलेस्ट रेशो होती है जब हम किसी भी केमिकल कंपाउंड को लिखते हैं। तो उसके अंदर हम क्या बताते थे जी, एलिमेंट्स की या एटम्स की जो आपस में सिंपलेस्ट रेशो होती थी, यानी कि निस्बत किस निस्बत से वो आम मिल रहे हैं, यानी कि बहुत ही एक सादा सी निस्बत को बताते थे। तो अब हम ऐसा करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला कोवलेंट कंपाउंड की और आयनिक कंपाउंड्स की देख लेते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड की चले हम इस साइड पे लिख देते हैं कोवलेंट कंपाउंड। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोवलेंट कंपाउंड था क्या हमारा। अब इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं सबसे पहले वाटर की। H2O हमने लिख दिया। अब इसको लिखते ही इसका स्ट्रक्चर चले हम बना लेते हैं। H यहाँ पर होगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे साथ होगा, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन होगा। अब ये जो बॉन्ड दरम्यान में बनाया है ये जी कैसे बनेगा, होता इस तरह से है कि जो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में आखिरी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो शेयर हो जाता है जी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के साथ। यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का यहाँ पर बॉन्ड के साथ हम चले बना देते हैं और हाइड्रोजन का यहाँ पर एक हमने बॉन्ड बना दिया, इलेक्ट्रॉन बना दिया। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है, ये दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं, यानी कि शेयरिंग हो रही है। कुछ देर के लिए ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के अंदर रिवॉल्व करता है और हाइड्रोजन के ऑर्बिट में से कुछ ये इलेक्ट्रॉन एक थोड़ी देर के लिए वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के अंदर रिवॉल्व करेगा। तो इन दोनों में क्या होगी जी, शेयरिंग होगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं क्या बन गया, इनके दरमियान केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया है या फिर बॉन्ड बन गया। अच्छा, अब ये दूसरे वाले हाइड्रोजन को अगर हम देखें और ऑक्सीजन को देखें तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है और ऑक्सीजन का यहाँ पर होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का अपने ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करेगा और कुछ देर के लिए हाइड्रोजन के अंदर भी रिवॉल्व करेगा, और इसी तरह से ये जो हाइड्रोजन का है ये अपने ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करेगा और ऑक्सीजन में भी रिवॉल्व करेगा। तो ये दोनों हमारे पास क्या बन गए हैं जी, शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बन गया, जिसको हम केमिकल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। और ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ये किन कंपाउंड्स के अंदर होती है जी, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर होती है। तो वाटर हमने देख लिया कि एक कोवलेंट कंपाउंड। अब बात करते हैं जी इसका एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि सादा तरीन जो इसमें निस्बत बन रही है वो क्या है। हाइड्रोजन हमने जिस तरह के लिखा कि दो हाइड्रोजन जो है वो हमेशा एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे। तो इसकी अगर हम रेशो को जानना चाहें तो क्या बनेगी जी, दो हाइड्रोजन है और इसके साथ रेशो बन रही है ऑक्सीजन की 1, यानी कि इसकी जो सिंपलेस्ट रेशो हम कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फॉर्मूला बनेगा वो H2O बनेगा, और सिंपलेस्ट जो रेशो होगी वो है 2:1। तो ये इसका क्या है जी, इंपेरिकल फार्मूला। अब हम ऐसा करते हैं, एक और कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे H2O2। ये क्या है जी, हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। चले हम साइड पे लिख लेते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अच्छा, अब क्या होता है इसमें, हम देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन जो हैं वो दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुए हुए हैं। ठीक है, और इसी तरह से शेयरिंग होगी, जिस तरह से ऊपर हमने बॉन्ड की बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का अपने अंदर भी रिवॉल्व करता है और ऑक्सीजन के अंदर भी, इसी तरह से ये वाला भी हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर भी रिवॉल्व करवा रहा होता है और ऑक्सीजन के अंदर भी। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में भी यही केस होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी रेशो देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो 2 है और ऑक्सीजन भी कितना है जी, वो 2 एटम्स हैं आपके पास। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। अब इसको ऐसा करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम 2 के टेबल से क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, और क्या रह जाएगी, 2 इज 2 1 आर 2 और 2 1 आर 2। तो रेशो क्या रहेगी जी, 1:1। तो इसका फार्मूला जो हम इंपेरिकल बना देंगे वो होगा जी HO, यानी कि हाइड्रोजन भी एक और ऑक्सीजन भी एक। तो H2O2 जो आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है उसका इंपेरिकल फार्मूला हमने देख लिया कि HO है। ये भी हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड था और ये भी हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड था। अब हम ऐसा करते हैं कि आयनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं। आयनिक जैसे मैंने लिखा और हमें फौरन से जहन में क्या आता है जी, ये कुछ आयंस की वजह से बनने वाले कंपाउंड है। और आयन क्या होते हैं, जब किसी एक एटम में से आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कहते हैं जी पॉजिटिव आयन बन जाएगा। और अमूमन ये क्या होता है कि इसके पास कैपेबिलिटी होती है जी मेटल्स की। चले हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम की। अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके साथ क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन था वो निकलेगा तो किसी और के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, और वो यूजुअली क्या होती हैं जी, नॉन मेटल्स होती हैं। जैसे क्लोरीन हमने लिख दिया या ऑक्सीजन हो गया, इस तरह की नॉन मेटल्स जो होंगी उनके पास
कैपेबिलिटी होती है, ये उनकी सलाहियत होती है कि इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर लें, और इस सलाहियत को हम नाम देते हैं जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है ये चीज, और नेगेटिव यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। अब ये जैसे हम देख रहे हैं कि दो आपके पास क्या बन गए, ऑपोजिट चार्ज बन गए। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव हमारे पास क्या बन गया है, आयन बन गया है, और एक नेगेटिव आयन बन गया। तो इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है, और जिसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बन जाता है जी, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। और इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब हम ऐसा करें कि एक ये NaCl जो हमने लिखा है, इसको हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास सॉल्ट होता है जो हम टेबल सॉल्ट यूज कर रहे होते हैं घरों में। अच्छा, अब ऐसा करें कि हम इसका एक हीप ले लें, यानी कि ढेर ले लें, ठीक है, नमक का। और इसमें से एक बहुत ही छोटा क्रिस्टल हमने इस तरह का ले लिया कि उसकी सारी की सारी खसूसियात जो हैं वो इस हीप से मिलती जुलती होंगी। तो उस यूनिट को हम नाम देते हैं जी फॉर्मूला यूनिट। यानी कि ये जो हमने क्रिस्टल छोटा सा लिया है, इसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इस हीप से मिलेंगी, इस ढेर से मिलती जाएंगी। जो नमक का हमने ढेर ले लिया, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्ट। और ये जो हमने छोटा सा क्रिस्टल लिया है जिसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसके जैसी होंगी, इसको हम कहते हैं जी फॉर्मूला यूनिट। यानी कि ये एक छोटा सा हिस्सा है जो इस सॉल्ट को फुली तौर पर इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा और बताएगा, और हमें सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो इस फॉर्मूला यूनिट का जो हम कहते हैं कि आपके पास फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है जी, NaCl। फॉर्मूला यूनिट को हम लिखते हैं NaCl, और ये सारी की सारी खसूसियात बताता है इस पूरे के पूरे ढेर का। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास किसका आ गया है, आयनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। यानी कि इसके बाद इसकी सिंपलेस्ट रेशो और कोई नहीं बन सकती, तो हम कहते हैं ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है जी आयनिक कंपाउंड का। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये आयनिक कंपाउंड है, और ये इसका हमने क्या बना दिया, एम्पिरिकल फार्मूला बना दिया। अब इसके अलावा हम ऐसा करते हैं कि जी एक और आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं, और वो हम ले लेते हैं, चले K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें क्या है, पोटेशियम मेटल है और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास नॉन मेटल है। यूजुअली आयनिक कंपाउंड जो है वो एक मेटल और नॉन मेटल के साथ बनते हैं। ठीक है, अब पोटेशियम के पास क्या एबिलिटी है कि वो पॉजिटिव हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इसके ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और ऑक्सीजन ये करता है कि जी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब इसमें अगर हम कहें कि इंपेरिकल फार्मूला इसका क्या बनेगा जी, इंपेरिकल फार्मूला इसका यही है, क्योंकि इसके दरमियान सादा तरीन निस्बत क्या बन रही है, पोटेशियम 2 है और ऑक्सीजन क्या है जी, 1 है। तो इसके दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो बन रही है वो 2:1 बन रही है। जबकि NaCl की भी चले हम यहाँ पर लिख देते हैं, कितने पॉजिटिव हमारे पास आइंस थे जी, सोडियम 1 था, और क्लोराइड जो हमारे पास Cl आइंस थे जिसको हम क्लोरीन कहते हैं, क्लोराइड आइन कहते हैं, वो कितने थे जी, 1 ही थे। तो इनमें हम ये आइंस की निस्बत को देखते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड में हम क्या करते थे, एटम्स की निस्बत को देखते थे। तो ये फर्क है एम्पिरिकल फार्मूला एक कोवलेंट कंपाउंड का किस तरह का होता है और आयनिक कंपाउंड का।